सो हेलो एवरीवन, सभी को हाय हेलो नमस्ते। मैं अमन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं पैरामेडिकल सारथी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था कंप्लीट बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया से रिलेटेड इजी क्वेश्चन से लेके बेसिक से एडवांस तक सारी चीज़ें कवर करी थी। आज हम देखेंगे वायरस एंड प्रियॉन्स, यानी वायरोलॉजी हम देख रहे हैं। उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन प्रियॉन्स के भी देख लेंगे, क्योंकि छोटे मोटे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, मेन फोकस अपना वायरोलॉजी पे रहेगा, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। नेक्स्ट क्लास में हम पैरासाइटोलॉजी या माइकोलॉजी ले लेंगे, उसके बाद इम्यूनोलॉजी, फिर अपना माइक्रोबायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना था पूरा रोड मैप। स्टार्ट करते हैं वायरस एंड प्रियॉन्स से। वायरस क्या है? पहला चीज़ ये समझो, वायरस सजीव है या निर्जीव। ठीक है, तो अगर हम बात करें वायरस सजीव है या निर्जीव, तो वायरस जब तक सेल के अंदर है इट इज़ अ लिविंग, एंड जब तक सेल के बाहर है वो निर्जीव की भांति बिहेव करेगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। कई बार छोटे मोटे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि सेल के अंदर वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है, या सेल के अंदर वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो वायरस सेल के अंदर लिविंग के भांति एक्ट करता है और वायरस सेल के बाहर नॉन लिविंग की भांति एक्ट करता है। ठीक है, प्रियॉन्स क्या है? प्रियॉन्स प्रोटीन के कण होते हैं, इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल या डीएनए आरएनए ये सब नहीं पाए जाते। तो ये छोटी बेसिक चीज़ें होगी दोनों के बारे में। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, विच वायरस इज एसोसिएटेड विद सबक्यूट स्क्लेरोसिंग पैनएन्सेफेलाइटिस। ये क्वेश्चन मैंने बेसिक्स में करा रखे हैं शुरुआत के 1-2 लेक्चर में। अभी वायरस का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रखा है एग्जामिनर का, इसलिए ये करना जरूरी है। ठीक है, कौन सा वायरस सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैनएन्सेफेलाइटिस, जिसको हम शॉर्ट में SSPE बोलते हैं, इससे संबंधित है? क्या वो मम्स वायरस है, रेबीज वायरस है, मेजल्स वायरस है, या हर्पीज वायरस है? ठीक है, सोचो, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर है सी, जिसको हम बोलते हैं मेजल्स वायरस। ठीक है, SSPE इज अ रेयर क्रॉनिक अच्छा, क्रॉनिक और एक्यूट जानते हो? A फॉर एक्यूट, A फॉर अचानक। ठीक है, A फॉर एक्यूट, A फॉर अचानक। तो इसको बोलते हैं, मतलब अचानक से हो जाए तो इसको एक्यूट, और क्रॉनिक यानी दीर्घकालिक। ठीक है, दीर्घकालिक यानी ये लॉन्ग ड्यूरेशन से हो रखा हो, लॉन्ग टाइम के लिए हो रखा हो। तो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन यानी लंबे समय से हो रखा होता है। तो SSPE जो होता है वो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन है ऑफ मेजल्स ऑकरिंग ईयर्स आफ्टर इन्फेक्शन। SSPE खसरा वायरस का एक गंभीर और धीमा न्यूरोलॉजिकल प्रभाव है जो वर्षों के बाद हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि अभी कितना चल रहा है, 2025 चल रहा है। किसी एक व्यक्ति को 2025 में खसरा से पीड़ित हुआ। ठीक है, खसरा से पीड़ित हुआ, फिर ठीक भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 साल आराम से बीत गए। अब मान के चलो 2029 या 2030 चल रहा है। यहाँ पर इसको कुछ ब्रेन से संबंधित क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दिए, उसके न्यूरोलॉजिकल फंक्शन से संबंधित, उसके ब्रेन से संबंधित, उसके नर्वस सिस्टम से संबंधित। ठीक है, ये किसका कॉम्प्लिकेशन है? इसको बोलते हैं सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैनएन्सेफेलाइटिस। ये कॉम्प्लिकेशन है सर मीजल्स का, और ये ऑकर होता है काफ़ी ईयर्स के बाद आफ्टर इन्फेक्शन। जैसे 2025 में इन्फेक्शन हुआ, इसको कब जाके महसूस हुआ सर? इसको इन्फेक्शन महसूस हुआ 2029-30 में। एक कॉम्प्लिकेशन, जो कॉम्प्लिकेशन था SSPE का, ये किसके द्वारा होता है सर? मीजल्स के द्वारा होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ो। मैंने अभी बताया छोटी चीज़ें प्रियॉन के बारे में। प्रियॉन्स लैक विच ऑफ द फॉलोइंग, प्रियॉन्स इनमें से कौन सा घटक नहीं होता है? नॉट। ठीक है, पहली चीज़ नहीं, जहाँ पढ़ते ही या लैक, नॉट, ये सब वर्ड पहले ही घेर दिया करो ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। मैं बात की प्रियॉन्स में कौन कौन सी चीज़ें नहीं होती? क्या प्रोटीन नहीं होता है? क्या डीएनए नहीं होता है? प्रियॉन इन्फेक्टिविटी नहीं होती है? या रेजिस्टेंस नहीं होता है? देखो, नहीं आता आपको क्वेश्चन, अब सॉल्व करो इसको एलिमिनेशन मेथड से। सर प्रोटीन, प्रियॉन तो प्रोटीन के छोटे छोटे कण होते हैं, तो प्रोटीन तो पाया ही जाएगा प्रियॉन में, सिंपल सी बात है। इन्फेक्शियस बिल्कुल होते हैं सर, इन्फेक्टिविटी भी होती है प्रियॉन्स में, बीमार करते हैं लोगों को, तो इन्फेक्टिविटी भी होती है। रेजिस्टेंस कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, किसी भी इम्यून सिस्टम पर अटैक करेगा तो उसके खिलाफ अपने अंदर रेजिस्टेंस डेवलप करेगा, ताकि छोटे छोटे दवाइयों से उस पर असर ना हो। ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी उसके अंदर होती है। अब सिंपल सी बात, हम बात कर रहे हैं प्रियॉन्स की, तो प्रियॉन्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए आरएनए ये सब नहीं होते। तो डीएनए जो होता है प्रियॉन्स के अंदर नहीं होता है। प्रियॉन्स आर इन्फेक्शियस प्रोटीन, मैंने बताया प्रोटीन के छोटे छोटे कण होते हैं जो कि इन्फेक्शियस होते हैं। दैट लैक न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए या आरएनए, ये क्या लैक करते हैं? न्यूक्लिक एसिड लैक करते हैं, जो कि होता है डीएनए या आरएनए से। ठीक है, तो प्रियॉन्स का बेसिक चीज़ क्लियर है, बेसिक फंडा क्लियर है। प्रियॉन्स के अंदर डीएनए या आरएनए नहीं पाए जाएंगे, लेकिन प्रोटीन होगा। प्रियॉन्स इन्फेक्शियस होते हैं और रेजिस्टेंस भी बनाते हैं प्रियॉन्स। इतनी चीज़ें प्रियॉन्स से बिल्कुल याद करके रहना। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखो, विच वायरस हैज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, किस वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, अभी आरआरबी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन था, ठीक है। किस वायरस के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। बच्चे क्या याद करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम किसके अंदर होता है सर, एड्स के अंदर होता है, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब बच्चे क्या करते हैं, एड्स के वायरस का हमको ग्रुप खोजना है, ठीक है। एड्स के वायरस का ग्रुप क्या सर, बच्चे एड्स और एडिनो दोनों मैच कर देते हैं, पहला ऑप्शन यही दिया रहता है, बच्चा क्वेश्चन यही गलत करता है, ठीक है। मैं आपको बार बार बोल के बताया हूँ कि जो HIV है सर, हमेशा याद रखना HIV रेट्रोवायरस ग्रुप का वायरस है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, रेट्रोवायरस जो होता है इसी वायरस के पास होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। रेट्रोवायरस यूज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज टू कन्वर्ट RNA इनटू DNA इन होस्ट सेल। रेट्रोवायरस RNA को DNA में बदलने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का उपयोग करता है, ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन RNA वायरस। मैं हर क्लास में जरूर एक दो क्वेश्चन ऐसे उठाता हूँ जिसमें DNA या RNA वायरस के जिक्र हो, जो कौन से DNA है, कौन कौन से RNA हैं, ये सारी चीज़ें याद करते चलना। निम्नलिखित में से कौन सा एक RNA वायरस है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी वायरस, मैंने शुरू से बताते आ रहा हूँ हेपेटाइटिस बी वायरस कैसा है सर, DNA वायरस है, ठीक है। एप्स्टीन बार वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस या हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है। तो ये दोनों भी DNA वायरस हैं, हर्पीज सिम्प्लेक्स भी DNA वायरस है सर। बचा क्या, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है ये RNA वायरस होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर सी। जो RNA वायरस की हम पहचान कर रहे हैं तो इन्फ्लुएंजा होता है, इन्फ्लुएंजा बिलोंग टू ऑर्थो माइक्सोवेरिडी, ठीक है। इन्फ्लुएंजा किससे बिलोंग करता है, ऑर्थो माइक्सोवेरिडी से, एंड इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA में भी कैसा सर, सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है, यानी एकल सूत्री RNA होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। फैमिली कौन सी इन्फ्लुएंजा की, आर्थोमिक्सोवेरिडी, ठीक है, ये चीज़ क्लियर, इतनी चीज़ क्लियर। अगला क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच वायरल डिजीज इज डायग्नोज्ड यूजिंग द ज़ैंक स्मेयर, ठीक है। कौन सा वायरल डिजीज है, कौन सी वायरल बीमारी है जिसका निदान ज़ैंक स्मेयर द्वारा बनाया जाता है या ज़ैंक स्मेयर द्वारा किया जाता है, या ऐसे कौन से डिजीज में हम ज़ैंक स्मेयर प्रिपेयर करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ज़ैंक स्मेयर याद कर लेना, किसके लिए हम यूज़ करते हैं, क्या मीजल्स के लिए, नहीं, रेबीज, हेपेटाइटिस, ये दोनों ऑप्शन भी गलत। ज़ैंक स्मेयर हम इस्तेमाल करते हैं हर्पीज सिम्प्लेक्स के लिए। जिसको भी नहीं याद था अभी के अभी याद कर लेना, ज़ैंक वायरस हम हर्पीज सिम्प्लेक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ज़ैंक स्मेयर डिटेक्ट मल्टी न्यूक्लिएटेड ज़ैंट सेल इन हर्पीज इन्फेक्शन, ठीक है। ज़ैंक स्मेयर में मल्टी न्यूक्लिएटेड ज़ायंट सेल मिलती है जो हर्पीज संक्रमण का संकेत होती है। हम ज़ैंक स्मेयर जब भी बनाएंगे उसके अंदर जैंट मतलब बहुत बड़ी, मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी उसके अंदर मल्टी न्यूक्लियस दिखाई देंगे और एक बड़ी सेल्स दिखाई देंगी। किसकी ये विशेषता है, ये विशेषता है हर्पीज इन्फेक्शन की। हर्पीज इन्फेक्शन कौन कॉज करता है, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस कॉज करता है, ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ज़ैंक स्मेयर याद रखना हमेशा हर्पीज सिम्प्लेक्स के लिए या हर्पीज बीमारी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा वायरस ट्रांसमिट होता है थ्रू द फीकल ओरल रूट। फीकल ओरल रूट यानी मल मौखिक मार्ग से कौन सा वायरस फैलता है। हेपेटाइटिस का मैंने शॉर्ट में पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से, पांचों जो हेपेटाइटिस के रूप थे, पांचों कैसे फैलते हैं, अक्सर क्वेश्चन इस पे आते हैं। तो कौन सा वायरस हेपेटाइटिस का फीको ओरल रूट से फैलता है, क्या हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या HIV। HIV तो पहले काट दो सर, फीको ओरल रूट से नहीं फैलता HIV। बचा क्या, A, B, C। तो हेपेटाइटिस B और C भी नहीं फैलते फीको ओरल रूट से, बचा कौन, हेपेटाइटिस A। हेपेटाइटिस A जो होता है ये फीकल ओरल रूट द्वारा फैलता है। हेपेटाइटिस A स्प्रेड्स विया कंटामिनेटेड फूड यानी संदूषित भोजन से फैलता है, संदूषित भोजन से फैलता है हेपेटाइटिस A। इसके अलावा वाटर, कंटामिनेटेड वाटर, जो संदूषित भोजन होते हैं या पानी होते हैं उनके द्वारा फैलता है हेपेटाइटिस A वायरस। तो फीको और ओरल रूट द्वारा कौन फैला सर, हेपेटाइटिस A वायरस। कितनी चीज़ क्लियर।
अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, व्हाट इज द शेप ऑफ रेबीज वायरस। ठीक है, रेबीज वायरस का आकार कैसा होता है। रेबीज वायरस का आकार कैसा है, क्या आइसोहेड्रल, हेलिकल, बुलेट शेप या स्फेरिकल। अब बताओ। ठीक है, रेबीज वायरस का आकार से रिलेटेड देखो बैक्टीरिया का भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, बेसिलाई, कोकाई, विब्रियो या स्पाइरिलम, ऐसे वायरस के भी आपके आकार पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा वायरस का आपको अगर थ्योरी पढ़नी हो ना तो मैंने कंप्लीट वायरोलॉजी नाम से एक पूरा लेक्चर बना रखा है वायरस पे, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जाके देख लेना। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी भी कंप्लीट थ्योरी बना रखी है, वायरोलॉजी भी की थ्योरी बना रखी है, पैरासाइटोलॉजी की भी थ्योरी बना रखी है। ठीक है, और माइकोलॉजी की भी थ्योरी बना रखी है। इन सारी की थ्योरी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई है, अच्छे से पढ़ाई है, तो अगर थ्योरी से रिलेटेड भी किसी को डाउट हो तो जाके पढ़ लेना। ठीक है, सिर्फ हमने बात की रेबीज वायरस की, रेबीज वायरस का आकार कैसा होता है, तो ये लर्न करने वाला क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना। रेबीज वायरस का आकार होता है सर बुलेट शेप। ठीक है, रेबीज वायरल, ठीक है, रेबीज वायरस इज कैरेक्टरिस्टिकली बुलेट शेप। ठीक है, रेबीज आकार का खास आकार गोली जैसा होता है। सर बुलेट देखी होगी ना, ये ऐसे बुलेट कुछ होती है, ऐसे आकार होता है रेबीज वायरस का। ठीक है, बुलेट जैसा होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। रेबीज वायरस को और क्या बोलते हैं, रैबिडो वायरस बोलते हैं, ये भी चीज ध्यान रख लेना एक बार के लिए, पर शेप जरूर याद रखना, रेबीज वायरस का बुलेट शेप होता है। आगे बढ़ जाओ। विच डीएनए वायरस रेप्लिकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। कौन सा डीएनए वायरस साइटोप्लाज्म में प्रतिकृति करता है या रेप्लिकेट करता है। कौन सा डीएनए वायरस, पहली बात तो डीएनए वायरस हमें खोजना है, उसके बाद हमें खोजना है जो रेप्लिकेट्स हो साइटोप्लाज्म में। क्या हर्पीज वायरस रेप्लिकेट होगा साइटोप्लाज्म में, पोक्स वायरस, हेपेडेना वायरस या पैर्वो वायरस। ठीक है, तो याद रखना हमेशा साइटोप्लाज्म में अगर हम बात करें रेप्लिकेशन की तो वो करता है पोक्स वायरस। ठीक है, पोक्स वायरस कैरीज ऑल नेसेसरी एंजाइम टू रेप्लिकेट इन साइटोप्लाज्म। पोक्स वायरस में साइटोप्लाज्म में प्रतिकृति के लिए आवश्यक सभी एंजाइम होते हैं। हमें जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन करना हो साइटोप्लाज्म में, तो हमें क्या चाहिए सर, एंजाइम चाहिए जो रेप्लिकेशन करवा सके। और वो एंजाइम्स किसके पास उपस्थित होते हैं, वो एंजाइम्स उपस्थित होते हैं पॉक्स वायरस के पास। तो पॉक्स वायरस कैरीज करता है ऑल नेसेसरी एंजाइम जो कि रेप्लिकेट करने में मदद करते हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हिच वायरस कॉज सर्वाइकल कैंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया गया है। कौन सा वायरस सर्वाइकल कैंसर का कारण बनता है। सर्वाइकल कैंसर का कॉज कौन सा वायरस है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है, इप्स्टीन बार वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस है या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर डी, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या एचपीवी। ये कॉज करता है सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर की हम जब भी बात करेंगे तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या एचपीवी की बात करेंगे। हाई रिस्क एचपीवी कौन कौन से टाइप सर, 16 और 18 आर ऑन्कोजेनिक एंड कॉज सर्वाइकल कैंसर। हाई रिस्क एचपीवी टाइप्स जैसे कौन से हो गए सर, 16 हो गए या 18 हो गए, ये कॉज करते हैं सर्वाइकल कैंसर, ये सर्वाइकल कैंसर का कारण बनते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूं। व्हिच वायरस इन्फेक्शन इज नोन टू कॉज कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज। कौन सा वायरस जन्मजात विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, जन्मजात विकृतियां या कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज की बात करें, जो बच्चे पैदा होने के साथ साथ या जन्म से ही उनमें कुछ विकृतियां हो, कुछ कॉन्जेनाइटल्स प्रेजेंट हो, उनको हम बोलते हैं जन्मजात विकृतियां। तो ऐसा कौन सा वायरस है जो जन्मजात विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। क्या मेजल्स है, रुबेला है, इन्फ्लुएंजा है या डेंगू है। देखो एलिमिनेशन मेथड से भी लगाओगे तो इन्फ्लुएंजा, डेंगू ये सब तो जन्म के बाद होती हैं आराम से, इनमें कोई जन्मजात विकृतियां नहीं हो सकती, मेजल्स से भी नहीं हो सकती। बचा क्या सर, रुबेला। रुबेला वायरस है जो ये कॉन्जेनाइटल सिंड्रोम कैन कॉज डीफनेस, कैरेक्टर्स एंड हार्ट डिफेक्ट। ठीक है, गर्भावस्था में अगर रुबेला संक्रमण हो जाए तो बच्चे में क्या क्या हो सकता है सर, डीफनेस जिसको हिंदी में बोलते हैं बहरापन, सुनने की क्षमता क्षीण होगी, सुनने की क्षमता कम हो जाएगी। इसके अलावा मोतियाबिंद और हृदय दोष जो हार्ट डिफेक्ट्स हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं जो जन्मजात विकृतियां कौन सा वायरस उत्पन्न करता है, कौन सा वायरस कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज उत्पन्न करता है, तो उसका राइट आंसर है बी, रुबेला वायरस। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनो, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रियॉन्स की बात की हमने, तो प्रियॉन्स किसको ज़्यादा सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, अगर प्रियॉन्स का संक्रमण ह्यूमन पे हो जाए,
ठीक है। तो प्रियॉन्स डिजीज अफेक्ट विद व्हिच सिस्टम मोस्ट कॉमनली, प्रियॉन रोग किस प्रणाली को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं, ठीक है। जो प्रियॉन्स से उत्पन्न डिजीज होती हैं वो ह्यूमंस में, वो सबसे ज़्यादा किसको इफेक्टेड करेंगी, सबसे ज़्यादा किसको कॉमनली अफेक्ट करेंगी। क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रियॉन्स अफेक्ट करते हैं, क्या डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, या सर्कुलेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। मेरे दोस्त याद रखना, जो प्रियॉन्स होते हैं वो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। प्रियॉन्स कॉज स्पॉन्जिफॉर्म डीजनरेशन इन द ब्रेन लाइक क्रुड्जफील्ड जैकब डिजीज, ठीक है। प्रियॉन रोग मस्तिष्क में स्पॉन्जी बदलाव करता है। आपने स्पंज देखा होगा ना, ऐसे आते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे छेद रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्पॉन्जी बदलाव करते हैं किसमें, ब्रेन के अंदर, ठीक है। जैसे क्रुड्जफेल्ड जैकब रोग, ये तो याद रखना, क्रुड्जफेल्ड जैकब डिजीज ये किसके द्वारा होता है सर, ये होता है प्रियॉन्स से, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना, प्रियॉन्स किसको अफेक्टेड करता है मोस्ट कॉमनली, वो होता है नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम में क्या, ब्रेन में जाके स्पॉन्जी फॉर्म डिजनरेशन करता है। आगे बढ़ जाऊं, विच वायरस कॉज यूजेज CD4 एज ए रिसेप्टर टू एंटर होस्ट सेल। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सब लोग कर लेंगे। कौन सा वायरस होस्ट कोशिका में प्रवेश के लिए CD4 रिसेप्टर्स का उपयोग करता है। हमें पता है CD4 को कौन मारता है, तो सिंपल सी बात है HIV वायरस, ठीक है। HIV binds to CD4 receptors on T helper cells and enter the host। HIV वायरस जो होता है वो CD4 रिसेप्टर से जुड़कर T हेल्पर कोशिकाओं में प्रवेश करता है। अब T हेल्पर सेल्स अगर डिजनरेट हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, तो सिंपल सी बात है हमारे इम्यून सिस्टम को खबर कौन पहुंचाएगा कि सर वायरस आया हमारे शरीर में। तो धीरे धीरे करके जब T हेल्पर्स को किल करने कर लग जाती हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को पता नहीं चल पाता और इम्यून सिस्टम धीरे धीरे वीक हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, HIV में क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जिससे अन्य बीमारियों के लिए अपॉर्चुनिटी पैदा होती है। तो अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज का भी क्वेश्चन है तो वो HIV में होता है, ठीक है। तो CD4 रिसेप्टर कौन यूज़ करेगा सर एंटर करने के लिए होस्ट सेल में, तो HIV वायरस यूज़ करेगा, ठीक है। अगेन एक DNA बेस्ड क्वेश्चन, विच हेपेटाइटिस वायरस इज अ DNA बेस्ड। कौन सा हेपेटाइटिस वायरस DNA पर आधारित है, क्या हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C या हेपेटाइटिस E। बहुत आसपास के ऑप्शंस बनाए हैं, तो बच्चों कंफ्यूज मत होना। इन हेपेटाइटिस के सारे वेरिएंट्स में DNA बेस्ड कौन सा होता है सर, हेपेटाइटिस B होता है, ठीक है। कैसे याद रखोगे सर, इसका हम कुछ स्पेशल जैसे इसका हेपेटाइटिस को हम क्या बोल देते हैं हिंदी में, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, HB, ठीक है, बोल देते हैं हेपेटाइटिस BV वायरस बोल देते हैं HBV, ठीक है। हेपेटाइटिस B वायरस को, हेपेटाइटिस A को क्या बोल देते हैं सर, HAV या HCV, या हेपेटाइटिस C वायरस ऐसे बोल देते हैं ना। अच्छा, टेस्ट कौन सा लगाते हैं हेपेटाइटिस B वायरस के लिए, HBsAg लगाते हैं ना। तो ऐसे ये बड़ा वाला जो लगाते हैं, तो इसको याद रखना सर, इसके लिए इसके अंदर DNA होता है। एक ऐसा छोटा सा ट्रिक बना के याद कर लोगे तो याद रहेगा, भूलोगे नहीं। हेपेटाइटिस B वायरस जिसको हम बोलते हैं HBV इज अ DNA वायरस, ठीक है, एंड यूजेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। हेपेटाइटिस B एक DNA वायरस है जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का इस्तेमाल करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कौन यूज़ करेगा, हेपेटाइटिस B वायरस जिसको हम बोलते हैं HBV वायरस, ठीक है। किस पर बेस्ड होता है सर, DNA होता है हेपेटाइटिस B वायरस के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, अगेन अच्छा क्वेश्चन है, Which viral family does एप्स्टीन-बार वायरस बिलोंग टू। एप्स्टीन-बार वायरस किस वायरल परिवार का सदस्य है। एप्स्टीन-बार वायरस जो है वो किस फैमिली का सदस्य है, कौन से परिवार का सदस्य है, हर्पीज वेरिडी का है, पॉक्स वेरिडी का है, फ्लैवी वेरिडी का है, या पिकॉर्ना वेरिडी का है, ठीक है। सिंपल सी बात है, हमें बात कर रहे हैं एप्स्टीन-बार की, ये होता है हर्पीज वेरिडी फैमिली का वायरस, ठीक है। EBV जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एप्स्टीन-बार वायरस इज अ मेंबर ऑफ हर्पीज वेरिडी एंड कॉज मोनोन्यूक्लियोसिस। तो अगर मैं बात करूं मोनोन्यूक्लियोसिस किसके द्वारा कॉज होता है, एप्स्टीन-बार वायरस द्वारा होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, EBV हर्पीज वेरिडी परिवार का है और मोनोन्यूक्लियोसिस का कारण बनता है, मोनोन्यूक्लियोसिस कॉज करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनो, विच वायरस इज एसोसिएटेड विद बर्किट्स लिम्फोमा। कौन सा वायरस बर्किट्स लिम्फोमा से अटैच होता है, जुड़ा होता है, ठीक है। अगेन अच्छा क्वेश्चन, हेपेटाइटिस B बर्किट्स लिम्फोमा कराता है,
एप्स्टीन बार वायरस बर्किट्स लिम्फोमा कराता है, एचपीवी बर्किट्स लिम्फोमा कराता है, या साइटोमेगालो वायरस बर्किट्स लिम्फोमा कराता है। तो याद रखने वाला क्वेश्चन है, आगे से याद रखना, जो बर्किट्स लिम्फोमा की मैं बात करूं ये कराता है एप्स्टीन बार वायरस, ठीक है। EBV इज एसोसिएटेड विद बर्किट्स लिम्फोमा स्पेशली इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। EBV बर्किट्स लिम्फोमा में योगदान देता है, खासकर जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हो, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हो, ठीक है। तो एक बर्किट्स लिम्फोमा किससे रिलेटेड है सर? एप्स्टीन बार वायरस से। ये चीज़ ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। विच वायरस कॉज कापोसी सार्कोमा इन एड्स पेशेंट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। कौन सा वायरस है जो रोगियों में, एड्स के रोगियों में कापोसी सार्कोमा करता है? कापोसी सार्कोमा, ये नीट में बहुत बार एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो विच वायरस कॉज कापोसी सार्कोमा इन एड्स पेशेंट्स, ठीक है। क्या एप्स्टीन वायरस है, साइटोमेगेलो वायरस है, या ह्यूमन हर्पीज वायरस 8 है, या HIV खुद है, ठीक है, HIV इटसेल्फ। तो कापोसी सार्कोमा एड्स पेशेंट में कौन करेगा? HHV8 करेगा, ह्यूमन हर्पीज वायरस 8, ठीक है। HHV8 इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्पोसी सार्कोमा, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है कार्पोसी सार्कोमा के लिए, ठीक है। स्पेशली इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड एज पेशेंट, एज पेशेंट में क्या होता है? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं। तो HHV8 वायरस जो होता है प्रतिरक्षा घटित एड्स रोगियों में कापोसी सार्कोमा उत्पन्न करता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। अगेन एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो रेबीज का पेशेंट है, जो रेबीज वायरस का पेशेंट है, उनकी इंक्यूबेशन पीरियड कितनी होती है? ये इन जनरल क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। इन जनरल भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अगर मान लो किसी को, अलग अलग लैंग्वेज में पूछा जाता है कि मान लो किसी को रेबीज से जैसा कुत्ता काट ले जिसके अंदर रेबीज का वायरस हो, तो उस पेशेंट में लक्षण आने में कितने दिन लगेंगे, या ऐसा मंकी काट ले जिसके अंदर रेबीज का इन्फेक्शन हो, तो पेशेंट में लक्षण आने में कितने दिन लगेंगे, या रेबीज के पेशेंट्स में इंक्यूबेशन पीरियड कितनी होती है रेबीज की। ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन कई बार पूछे गए एग्जाम में, ठीक है। तो रेबीज की इंक्यूबेशन पीरियड कितनी होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब एक एग्जाम्पल से समझो, मान लो आपको आज एक कुत्ता ने काटा, तो क्या 1 से 3 दिन में आपको उसके लक्षण दिखने लगेंगे क्या रेबीज के? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेंगे। 2 से 10 दिन में? नहीं। 1 से 3 वीक में? ये भी कम है। तो फाइनली क्या होगा सर? 1 से 3 महीने के अंदर हमें रेबीज के लक्षण दिखने चालू हो जाते हैं। तो ये इंक्यूबेशन पीरियड होती है रेबीज की, ठीक है। रेबीज हैज अ वेरिएबल इंक्यूबेशन पीरियड, जनरली 1 से 3 मंथ, डिपेंडिंग ऑन द बाइट साइट एंड वायरल लोड। देखो अलग अलग हो सकती है अलग अलग सिचुएशन में, ठीक है। डिपेंड किस पे करता है? कितना बाइट है और कितना वायरल लोड है, ठीक है। रेबीज का इंक्यूबेशन पीरियड आमतौर पर, जनरली अगर हम बात करें इन जनरल, तो 1 से 3 महीने का होता है, या स्थान और वायरस की मात्रा पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन ईजी है, आराम से याद कर लेना। 1 से 3 महीना इन जनरल में बात करूँ तो रेबीज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्लो वायरल डिजीज, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्लो वायरल डिजीज है? स्लो वायरल मतलब क्या? पोलियोमेलाइटिस स्लो वायरल है, क्रुड्सफेल्ड जैकब डिजीज है, हेपेटाइटिस ए है, या डेंगू है, ठीक है। तो स्लो वायरल डिजीज की मैं बात करूं तो होता है क्रुड्सफेल्ड जैकब डिजीज, ठीक है। अब CJD की मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था ये एक प्रियॉन रिलेटेड डिजीज है, ठीक है। तो CDG इज ए प्रियॉन डिजीज विद स्लो प्रोग्रेशन एंड न्यूरो डिजनरेशन। क्रुड्सफेल्ड जैकब रोग एक स्लो प्रियॉन डिजीज है जिसमें मस्तिष्क धीरे धीरे खराब हो जाता है, ठीक है। कैसा हो जाता है सर? ब्रेन है मान लो आपका स्पॉन्जी हो जाता है, ऐसे स्पंज जैसे छोटे छोटे कई सारे होल बन जाते हैं। तो ये होता है CJD डिजीज, जिसको हम बोलते हैं क्रुड्सफेल्ड जैकब डिजीज। एक स्लो वायरल डिजीज है, या सिंपल सा बोलते हैं अगर हम, तो ये एक प्रियॉन से होने वाला डिजीज है, ठीक है। काफ़ी धीरे धीरे इसमें मस्तिष्क खराब होता है, क्रोनिक डिजीज है। Which viral protein is used in ELISA for detecting HIV? HIV जांच के लिए ELISA टेस्ट में कौन सा वायरल प्रोटीन प्रयोग होता है? अगर हम बात करें HIV हम टेस्ट कर रहे हैं, उसके अंदर हमें डिटेक्ट करना हो ELISA, तो उसके अंदर हम कौन सा वायरल प्रोटीन इस्तेमाल करेंगे? P17, P24, GP120, GP41। तो याद रखना, ये याद करने वाला क्वेश्चन है कि HIV जांच के लिए ELISA टेस्ट में हम कौन सा वायरल प्रोटीन प्रयोग करते हैं? तो हम प्रयोग करते हैं P24। P24 एक कोर प्रोटीन है। P24 is a core protein of HIV and commonly used as antigen in ELISA,
ठीक है। तो P24 क्या है, एक कोर प्रोटीन ऑफ HIV है। कॉमनली कहाँ यूज करते हैं, एंटीजन इन एलाइजा, ठीक है। P24 HIV का कोर प्रोटीन है जिसे एलाइजा टेस्ट में एंटीजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन, नेगरी बॉडीज। हमेशा याद रखना नेगरी बॉडीज किस वायरस से संबंधित है, कौन सा वायरस है जो एसोसिएटेड होता है नेगरी बॉडीज से, herpes, रेबीज, पोलियो, साइटोमेगैलो। तो नेगरी बॉडीज की मैं बात करूं तो नेगरी बॉडीज किससे होता है सर, रेबीज वायरस से उससे संबंधित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, रेबीज वायरस इज एसोसिएटेड विद नेगरी बॉडीज, ठीक है। नेगरी बॉडीज आर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन सीन इन न्यूरॉन्स ऑफ द रेबीज इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। नेगरी बॉडीज रेबीज से संक्रमित न्यूरॉन्स में पाए जाने वाले इंक्लूजन बॉडीज हैं। तो नेगरी बॉडीज की मैं जब भी बात करूंगा आपको हमेशा याद आना चाहिए सर, रेबीज वायरस से संबंधित होता है। क्या है नेगरी बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज होती हैं, ठीक है। इंक्लूजन बॉडी होती हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं, रेबीज से संक्रमित न्यूरॉन्स जो होते हैं उनके अंदर पाई जाती हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, विच वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकबोन फीवर। ब्रेकबोन फीवर किस वायरस के कारण होता है, ब्रेकबोन फीवर किस वायरस के कारण होता है, इन्फ्लुएंजा, इबोला, डेंगू, मेजल्स। सिंपल सी बात है, हड्डी तोड़ बुखार इसको हिंदी में बोलते हैं। तो हड्डी तोड़ बुखार किसको बोलते हैं, जो होता है ये दर्द होता है सर डेंगू के अंदर। तो डेंगू के अंदर जोड़ों में असहनीय दर्द होता है, जो आपके जॉइंट्स होते हैं वहाँ ऐसा लगता है कि हड्डियाँ टूट रही हैं, ऐसे दर्द होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ब्रेकबोन फीवर या हड्डी तोड़ बुखार। तो इसका राइट आंसर है ब्रेकबोन फीवर डेंगू वायरस के कारण होता है, ठीक है। डेंगू वायरस कॉज सीवियर मसल एंड जॉइंट पेन, जो आपके जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, हिंस नेम इज ब्रेकबोन फीवर, ठीक है। डेंगू हड्डियों में दर्द जैसी होती है, इसीलिए इसे ब्रेकबोन फीवर कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन, नेम द ओनली ह्यूमन वायरस विथ पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। वह एकमात्र मानव वायरस कौन सा है जिसका डीएनए आंशिक रूप से डबल स्ट्रैंडेड होता है। ऐसा कौन सा वायरस है, ह्यूमन वायरस की मैं बात कर रहा हूं, जो पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। पार्शियली यानी आंशिक रूप से डबल स्ट्रैंडेड, फुली नहीं आंशिक रूप से, ठीक है। एडिनो, हेपेटाइटिस बी, पार्वो या हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है। HBV हैज अ यूनिक सर्कुलर पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जेनो। तो हेपेटाइटिस बी का जीनोम आंशिक रूप से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। सिंपल सी बात है, इसमें डीएनए वायरस आपको खोजना था, वो भी आंशिक रूप से। तो हेपेटाइटिस बी अभी राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन कराया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रियॉन्स, ठीक है। प्रियॉन्स का कौन सा फीचर नहीं है, क्या ये कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं देते, क्या इनके अंदर कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, क्या ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं, या रेप्लिकेशन विया mRNA करते हैं। तो मैंने जब भी बताया आपको क्वेश्चन पढ़ते ही जहां नॉट वर्ड आ जाए सर घेर लिया करो, ठीक है। क्या ये इम्यून रिस्पॉन्स नहीं देते, सिंपल सी बात सही है, नहीं देते हैं। न्यूक्लिक एसिड इनके अंदर नहीं होता, सिंपल सी बात है नहीं होता है सर। हीट रेजिस्टेंट बिल्कुल होते हैं। क्या रेप्लिकेशन करते हैं विया mRNA, तो ये ऑप्शन इसका गलत है, ये फीचर नहीं है प्रियॉन्स का, ठीक है। प्रियॉन्स रेप्लिकेट बाय कन्वर्टिंग नॉर्मल प्रोटीन्स इनटू मिसफोल्ड वंस नॉट यूजिंग mRNA, ठीक है। प्रियॉन्स mRNA से नहीं बल्कि नॉर्मल प्रोटीन को परिवर्तित करके खुद की संख्या को बढ़ाते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन के कण होते हैं। तो इनमें mRNA की बात हम कैसे कर सकते हैं, तो रेप्लिकेशन विया mRNA नहीं करते। नॉर्मली प्रोटीन को क्या करते हैं, मिसफोल्ड कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं और ऐसे करके रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, प्रियॉन्स का फीचर रेप्लिकेशन विया mRNA नहीं है। विच वायरस शोज एंटीजेनिक शिफ्ट एंड ड्रिफ्ट। कौन सा वायरस एंटीजेनिक शिफ्ट और ड्रिफ्ट दोनों दर्शाता है, ठीक है। एंटीजेनिक शिफ्ट और ड्रिफ्ट दोनों कौन दर्शाएगा, HIV, हेपेटाइटिस सी, इन्फ्लुएंजा या मेजल्स, ठीक है। कौन सा वायरस होगा जो एंटीजेनिक शिफ्ट और ड्रिफ्ट दोनों दर्शाएगा, तो इसका राइट आंसर है सर सी, इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस अंडरगोज एंटीजेनिक ड्रिफ्ट, जिसको हम बोलते हैं माइनर चेंजेस, एंड शिफ्ट, जिसको हम बोलते हैं मेजर रिसोर्समेंट, ठीक है, कॉजिंग पेंडेमिक्स। इन्फ्लुएंजा वायरस में छोटे बदलाव जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट, और बड़े जीन बदलाव जिसको हम बोलते हैं शिफ्ट, ठीक है। अच्छा कैसे याद रखोगे सर, छोटे और बड़े बदलाव क्या हैं। मान लो आप बचपन में मूवी देखते हो ना, उसमें कार चलाते हैं जब हम, तो बोलते हैं कार ने ड्रिफ्ट मारी। ड्रिफ्ट मारी मतलब सर यहाँ पर कार मान लो ऐसे रोड पे चल रही है, ड्रिफ्ट मार के यहीं पे
घूम गई, ठीक है, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। और शिफ्ट मान लो आपने एक घर यहाँ पर है, आपको यहाँ से शिफ्ट करके दूर जाना है यहाँ पर, ठीक है, इसको बोलते हैं शिफ्ट। तो छोटे बदलाव यानी एक छोटे एरिया में बदलाव हो रहा है उसको बोलेंगे ड्रिफ्ट, और बड़े एरिया में हम एक जगह से उठ के मान लो दूसरी जगह जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने एक लंबी दूरी तय कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे बड़े जीन बदलाव यानी शिफ्ट। ऐसे याद कर लोगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी शिफ्ट और ड्रिफ्ट में। कौन कॉज करता है सर? इन्फ्लुएंजा वायरस कॉज करता है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस में छोटे बदलाव ड्रिफ्ट और बड़े जीन बदलाव शिफ्ट होते हैं, जिससे महामारी फैलती है, कॉजिंग पेंडेमिक्स। तो ये चीज ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनो, which viral hepatitis is most commonly transmitted by contaminated water? मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज करके आपको दिया था। कौन सा वायरस फीको ओरल रूट द्वारा फैलता है, यानी कंटामिनेटेड फूड ले लो, कंटामिनेटेड वाटर ले लो, इससे कौन सा हेपेटाइटिस का वायरस फैलता है? क्या ए, बी, सी, डी? हेपेटाइटिस का कौन सा वायरस कंटामिनेटेड फूड या वाटर से फैलता है? सिंपल सी बात है, हेपेटाइटिस ए, ठीक है। हेपेटाइटिस ए स्प्रेड विया द फीको ओरल रूट। तो फीकल ओरल रूट की जब भी हम बात करेंगे, हेपेटाइटिस ए वायरस की बात कर रहे होंगे, यूजुअली थ्रू द कंटामिनेटेड वाटर और फूड। हेपेटाइटिस ए मल मौखिक मार्ग द्वारा फैलता है, जो कि सामान्यतः दूषित भोजन या पानी के कारण होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये चीज़। अगला क्वेश्चन सुनो, अभी मैंने थोड़ी देर बात की बर्किट्स लिम्फोमा। बर्किट्स लिम्फोमा किस वायरस से जुड़ा होता है? तो मैंने आपको बताया था, ऑप्शन मैंने चेंज करके दे दिया, थोड़ा कंफ्यूजिंग बना दिया ऑप्शंस को, EBV, CMV, HHV या HTLV। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर EBV, एप्स्टीन बार वायरस। ये मान लो अगर ऑप्शन में ये चीज़ ना दिया रहे तो बच्चे फिर कंफ्यूज होते हैं। ये चीज़ अगर मैंने फुल फॉर्म ना लिखा रहूँ तो फिर अब बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर EBV, CMV, HHV या HTLV। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्किट्स लिम्फोमा, जो होता है EBV, एप्स्टीन बार वायरस से जुड़ा होता है, अटैच होता है, ठीक है। EBV is linked to Burkitt's lymphoma, nasopharyngeal carcinoma and infectious mononucleocytosis। तो मोनोन्यूक्लियोसाइटोसिस भी EBV से होता है। एप्स्टीन बार वायरस, बर्किट्स लिम्फोमा, नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा और मोनोन्यूक्लियोसिस। तो मैं जब भी बात करूं इन तीन बीमारियों की, बर्किट्स लिम्फोमा हो गई, नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा हो गई या मोनोन्यूक्लियोसिस हो गई, तो ये किससे संबंधित होते हैं? ये तीनों बीमारी एप्स्टीन बार वायरस या EBV से संबंधित होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वायरल जीनोम इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस? इन्फ्लुएंजा वायरस का जीनोम कैसा होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है जीनोम का, किसका? इन्फ्लुएंजा वायरस का। क्या ये लीनियर सिंगल स्टैंडर्ड DNA होते हैं? क्या सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड RNA होते हैं? सेगमेंटेड नेगेटिव सेंस RNA होते हैं या नॉन सेगमेंटेड पॉजिटिव सेंस RNA होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है इसका जीनोम कैसा होता है सर? सेगमेंटेड नेगेटिव सेंस RNA होता है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा हैज 8 सेगमेंटेड नेगेटिव सेंस RNA। कितने सेगमेंट होते हैं? पहली बात तो सेगमेंटेड है, तो कितने सेगमेंट होंगे सर? इसके अंदर होंगे 8 सेगमेंट, ठीक है। तो जब भी हम बात करें इन्फ्लुएंजा वायरस की, इसके अंदर 8 सेगमेंटेड नेगेटिव सेंस RNA स्ट्रैंड होते हैं जो अलाउ करते हैं एंटीजेनिक शिफ्ट को, ठीक है। एंटीजेनिक शिफ्ट को अलाउ करते हैं। शिफ्ट मतलब लंबी दूरी, यानी लंबा बड़े जीनोम चेंज, और ये क्या कॉज करेंगे? महामारी कॉज करेंगे, ठीक है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस में 8 खंडित नकारात्मक RNA स्ट्रैंड होते हैं जिससे एंटीजेनिक शिफ्ट होता है, ड्रिफ्ट नहीं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनो, अगेन Which hepatitis virus requires presence of another hepatitis virus for infection? कौन सा हेपेटाइटिस वायरस संक्रमण के लिए किसी अन्य हेपेटाइटिस वायरस की उपस्थिति चाहता है? 4 हेपेटाइटिस वायरस के मैंने आपको नाम दे रखे हैं। इनमें ऐसा कौन सा हेपेटाइटिस वायरस होगा जो ये इन्फेक्शन करेगा तो सोचेगा मेरे भाई तुम भी आ जाओ, तब तुम्हारी प्रेजेंस में हम और अच्छे से इन्फेक्शन कर पाएंगे, ठीक है। यानी कौन सा हेपेटाइटिस वायरस है जो संक्रमण के लिए किसी अन्य हेपेटाइटिस वायरस की उपस्थिति चाहेगा, उसकी प्रेजेंस चाहेगा? क्या हेपेटाइटिस ए चाहेगा, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस डी? तो जो हेपेटाइटिस डी होता है वो चाहता है कि सर हेपेटाइटिस डी इज अ डिफेक्टिव वायरस दैट रिक्वायर्स HBV फॉर रेप्लिकेशन। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो हेपेटाइटिस डी कैसा है? एक अपूर्ण वायरस है। तो आपसे क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछा जाए कि डिफेक्टिव वायरस कौन सा होता है, तो HDV और D फॉर डिफेक्टिव, तो ऐसे मैच करा लेना तो याद हो जाएगा हेपेटाइटिस डी कैसा है सर? डिफेक्टिव है, ठीक है।
हेपेटाइटिस ए एक अपूर्व वायरस है जिसे दोहराने के लिए हेपेटाइटिस बी की जरूरत होती है, यानी इसको रेप्लिकेशन करना होगा तो हेपेटाइटिस बी को चाहेगा, इसको इन्फेक्शन करना हो, वायरल इन्फेक्शन करना हो तो हेपेटाइटिस बी को चाहेगा। भाई देखो, इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है, डिफेक्टिव है तो अकेले काम कैसे करेगा। मान लो कोई लंगड़ा आदमी है, ठीक है, किसी का पैर में कोई प्रॉब्लम हो गई, पैर कट गया, तो उसको एक चलाने के लिए एक आदमी की जरूरत पड़ेगी, या व्हील चेयर पर बैठ जाए तो व्हील चेयर को भी चलाने के लिए किसी आदमी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे जो है, अब ये डिफेक्टिव है HDB, तो ये क्या करेगा, ये चाहेगा कि हेपेटाइटिस बी वायरस मेरी मदद करे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, एक और अच्छा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मोस्ट हीट रेजिस्टेंट वायरस नोन है, सबसे अधिक ऊष्मा प्रतिरोधक वायरस कौन सा है। मोस्ट हीट रेजिस्टेंट वायरस, ये एक जनरल नॉलेज जैसा क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। Which is the most heat resistant virus known, सबसे अधिक ऊष्मा प्रतिरोधक वायरस कौन सा है। राइट आंसर इज सी, हेपेटाइटिस ए वायरस, ठीक है। HAV is known to withstand high temperature and acidic environment, हेपेटाइटिस ए वायरस है, ये ऊष्मा जैसे हाई टेम्परेचर, बहुत अधिक ऊष्मा या अम्लीय वातावरण, एसिडिक एनवायरनमेंट को सहन कर सकता है, बिल्कुल उसको कंफर्म कर सकता है। तो मोस्ट हीट रेजिस्टेंट वायरस की मैं बात करूं तो वो होता है हेपेटाइटिस ए वायरस, ठीक है। व्हाट इज द इन्फेक्टिव फॉर्म्स ऑफ प्रियॉन्स, ठीक है। जो प्रियॉन्स होते हैं इनका संक्रामक रूप कौन सा होता है। देखो, प्रियॉन्स तो है प्रोटीन के कण, तो ऐसा तो है नहीं कि जितनी प्रोटीन्स हैं वो सभी संक्रामक होती हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें कुछ एक इन्फेक्टिव फॉर्म्स होते हैं प्रियॉन्स के जो होते हैं इन्फेक्टिव, ठीक है। तो ऐसा कौन सा फॉर्म है प्रियॉन्स का जो इन्फेक्टिव है। क्या अल्फा हेलिक्स रिच प्रियॉन्स इन्फेक्टिव है, बीटा शीट रिच प्रियॉन्स इन्फेक्टिव है, RNA बेस्ड या DNA बेस्ड। क्वेश्चन हटा दो, RNA बेस्ड DNA बेस्ड तो प्रियॉन्स होते नहीं, बचा आपके पास दो ऑप्शन, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सर बीटा शीट रिच, ठीक है। जो बीटा शीट रिच होते हैं प्रियॉन्स, ये होते हैं इन्फेक्टिव फॉर्म, ठीक है। इन्फेक्शियस प्रियॉन्स हैव मिसफोल्ड बीटा प्लेट सीट्स दैट कॉज न्यूरोडिग्रेशन, ठीक है, डीजनरेशन। संक्रामक प्रियॉन्स में बीटा सीट संरचना होती है जो मस्तिष्क में क्षति पहुंचाती है, मस्तिष्क को कैसा बनाती है, स्पॉन्जी बनाती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। मैं प्रियॉन्स की बात करूं इन्फेक्टिव फॉर्म की तो क्या होता है सर, बीटा सीट रिच होते हैं, ये फॉर्म प्रियॉन्स के इन्फेक्टिव होते हैं। अगला क्वेश्चन, विच वायरल इन्फेक्शन कैन लीड टू माइक्रोसिफेली इन न्यूनेट्स इफ इन्फेक्टेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भावस्था में संक्रमण होने पर किस वायरस से नवजात में माइक्रोसिफेली हो सकती है, ठीक है। नवजात यानी न्यूनेट्स, यानी जो बच्चे होते हैं छोटे जो तुरंत के पैदा हुए हों, अगर गर्भावस्था में संक्रमण हो जाए तो कौन सा वायरस होगा जो नवजात में माइक्रोसिफेली पैदा कर सकता है। क्या हर्पीज, क्या जीका, क्या इन्फ्लुएंजा, क्या डेंगू। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। तो माइक्रोसिफेली इन नियोनेट्स ये कॉज करता है सर जीका वायरस, ठीक है। जीका वायरस इज टेराटोजेनिक एंड कॉज माइक्रोसिफेलिक एंड ब्रेन माल फॉर्मेशन, ठीक है। जीका वायरस भ्रूण के मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोसिफेली, जिससे माइक्रोसिफेली होती है। तो जीका वायरस जो होता है ये होता है टेराटोजेनिक और ये कॉज करता है माइक्रोसिफेली एंड ब्रेन मॉल फॉर्मेशन, ठीक है। यानी ब्रेन जो होती है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती, उसका विकास डिलेड हो जाता है। तो ये कौन कॉज करता है, जीका वायरस कॉज करता है, ठीक है। अभी आपने नाम भी सुना होगा, अभी रिसेंट में 2-3 साल पहले बहुत ज़्यादा फैला हुआ था जीका वायरस, ठीक है। तो यही जो होता है जो माइक्रोसिफेली कॉज करता है नियोनेट्स के अंदर। अगला क्वेश्चन सुनो, विच वायरस हैज़ द लार्जेस्ट नोन DNA जेनोम। मैं जब भी बात करूँ लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट तो ये समझ लेना ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि ये क्वेश्चन इन जनरल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कौन सा वायरस होता है जिसके पास लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा नोन DNA जीनोम है, ठीक है। सबसे बड़ा DNA जीनोम किस वायरस में पाया जाता है। क्या हर्पीज वायरस, पोक्स वायरस, एडिनो वायरस या पार्वो वायरस, ठीक है। तो मैं बात करूं लार्जेस्ट नोन DNA जीनोम की तो ये सबसे बड़ा किस में होता है, पोक्स में। पोक्स वायरस जो होता है लाइक वेरियोला जो स्मॉल पॉक्स हो गए, इनके पास द लार्जेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स DNA जीनोम एमंग वायरस, ठीक है। पोक्स वायरस जैसे स्मॉल पॉक्स वायरस हो गए। तो आप एक और क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया, जो स्मॉल पॉक्स का वायरस है वेरियोला हो गया, ये किससे संबंधित होता है, ये पोक्स वायरस से संबंधित है, ठीक है। पोक्स पोक्स कंफ्यूज नहीं हो गए ना, पोक्स पोक्स मैच करा लेना, सिंपल से इजी से याद हो जाएगा। तो पोक्स वायरस जैसे स्मॉल पॉक्स वायरस का DNA जीनोम सबसे बड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है, समझने में स्टडी करने में प्रॉब्लम आती है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो लार्जेस्ट नोन DNA जीनोम किसका सर, पोक्स वायरस का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें।
अगले क्वेश्चन की तरफ, व्हिच वायरस शोज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी बट नॉट अ रेट्रो वायरस, कौन सा वायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज तो दर्शाता है लेकिन रेट्रो वायरस नहीं है। जब भी मैं बात करूं नहीं है तो उसको घेर लेना, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनमें से कौन सा दर्शाएगा लेकिन रेट्रो वायरस नहीं है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कौन दर्शाता है सर, HIV बिल्कुल रेट्रो वायरस है। और कौन बचा, रेट्रो वायरस जो दिखाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लेकिन रेट्रो वायरस नहीं होगा। तो हेपेटाइटिस बी होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज दर्शाता है, लेकिन क्या रेट्रो वायरस है क्या, हेपेटाइटिस बी नहीं, रेट्रो वायरस नहीं होता। तो राइट आंसर इज सी, HBV यूज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ड्यूरिंग रेप्लिकेशन बट बिलोंग टू हिपेडिना वायरिडी फैमिली। तो अगर मैं आपसे पूछूं हेपेटाइटिस बी वायरस किस फैमिली का है, तो हेपेडिना वायरिडी फैमिली का है। HIV किस फैमिली का है, रेट्रोवायरस फैमिली का है। तो फैमिली दोनों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है लेकिन यह रेट्रोवायरस नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। विच डायग्नोस्टिक टेस्ट कन्फर्म्स रिसेंट एप्स्टीन वायरस इन्फेक्शन, ठीक है। हाल ही में हुए एप्स्टीन बार वायरस संक्रमण की पुष्टि किस जांच से होती है या किस जांच से की जाती है। जो एप्स्टीन बार EBV वायरस की हम टेस्ट कंफर्मेशन करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट किसकी है, एप्स्टीन बार वायरस की। इनमें से कौन है, क्या ऑप्शन है, मोनोस्पॉट टेस्ट, एलाइजा फॉर SBV IgG, PCR फॉर CMV या विडाल। विडाल हटा दो, विडाल सिंपल सी बात है किसके लिए करते हैं, आपको बहुत बार बता चुका हूँ। PCR की सेल फॉर CMV, ये भी ऑप्शन गलत है। बचा क्या, EBV फॉर IgG या मोनोस्पॉट। तो इसका राइट आंसर है सर ए, मोनोस्पॉट टेस्ट। ये होता है कंफर्मेटरी टेस्ट एप्स्टीन बार वायरस की, ठीक है। मोनोस्पॉट डिटेक्ट्स हेटेरोफाइल एंटीबॉडीज इन रिसेंट EBV इन्फेक्शन। मोनोस्पॉट टेस्ट हाल की EBV संक्रमण में हेटेरोफाइल एंटीबॉडीज का पता लगाती है। तो आपसे जब भी पूछा जाए एप्स्टीन बार वायरस के इन्फेक्शन के लिए कौन सी डायग्नोसिस टेस्ट करते हैं, तो वो होता है मोनोस्पॉट टेस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फिर मैंने बात की नेगरी बॉडी। नेगरी बॉडी किसके अंदर पाई जाती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। नेगरी बॉडी इट टिपिकली फाउंड इन कौन सी बीमारी में पाई जाती है सर, रेबीज में पाई जाती है। सिंपल सी बात, रेबीज में पाई जाती है। नेगरी बॉडी है क्या सर, इंक्लूजन बॉडी है, इंक्लूजन बॉडीज हैं। अब देखो ये टिपिकली पाई कहाँ जाती है नेगरी बॉडी, ठीक है। क्या लंग्स में पाई जाती है नेगरी बॉडी, क्या ब्रेन में पाई जाती है नेगरी बॉडी, क्या लीवर में पाई जाती है, बोन मैरो में। अब देखो सिंपल सा बात, थोड़ा सा दिमाग लगाना। हम बात करें रेबीज की, रेबीज में क्या होती है, नेगरी बॉडीज, क्या है, इंक्लूडेड बॉडीज। और रेबीज किसको अफेक्ट करता है सर, तो रेबीज अफेक्ट करता है नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम पे इनमें से क्या आ रहा है, क्या लंग्स नर्वस सिस्टम का आता है हिस्सा है क्या, लंग्स होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, लीवर डाइजेस्टिव सिस्टम का, बोन मैरो सर्कुलेटरी सिस्टम का। बचा क्या, बोन, बोन का हिप्पोकैम्पस जो होता है, ये नेगरी बॉडीज यहीं पाई जाती हैं। ब्रेन अफेक्टेड होता है रेबीज में, ठीक है। नेगरी बॉडीज आर इयोसिनोफिलिक इंक्लूजन बॉडीज इन हिप्पोकैम्पस एंड सेरिबेलम इन रेबीज, ठीक है। तो मैं जब भी बात करूंगा नेगरी बॉडीज की, ये टिपिकली कहाँ पाई जाएंगी, ब्रेन में, ब्रेन में भी कहाँ पाई जाएंगी, हिप्पोकैम्पस में। तो नेगरी बॉडीज रेबीज में, मस्तिष्क में, हिप्पोकैम्पस में और सेरिबेलम में पाई जाती हैं। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, नेगरी बॉडी से रिलेटेड सारी चीज क्लियर हो जाएंगी यहीं, ठीक है। व्हाट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर HIV कंफर्मेशन। ये क्वेश्चन जिसको ना आए समझ लेना, आपकी तैयारी बहुत वीक है, ठीक है। HIV पुष्टि के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है, HIV की कंफर्मेटरी करनी हो उसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है। बहुत बार ये क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, जो हमसे शुरू से जुड़े हैं वो उनको बच्चों को पता होगा, ठीक है। क्या रैपिड कार टेस्ट करते हैं हम HIV कंफर्मेशन के लिए, एलाइजा करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट करते हैं या PCR करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ HIV कंफर्मेशन की, इसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करते हैं। तो HIV पुष्टि के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा होता है सर, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है, ठीक है। ELISA is for screening. Western blot confirms HIV by detecting specific viral proteins. ELISA केवल स्क्रीनिंग के लिए है, यानी अगर हम HIV में ELISA कर रहे हैं तो हम केवल स्क्रीनिंग टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम कन्फर्मेटरी करना हो, कन्फर्मेटरी टेस्ट कर रहा हो, तो हमें वेस्टर्न ब्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है। पुष्टि के लिए वेस्टर्न ब्लॉट किया जाता है। तो दो टेस्ट HIV के याद रखना, एक होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में हम किसका करते हैं सर, ELISA का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कन्फर्मेटरी टेस्ट, कन्फर्मेटरी टेस्ट में हम वेस्टर्न ब्लॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो HIV से रिलेटेड दो टेस्ट याद रखना। पुष्टि के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड कौन सा है, पुष्टि के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनो, व्हिच CSF इज सजेस्टिव फॉर वायरल मेनिंजाइटिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस, ठीक है।
कौन सी CSF रिपोर्ट वायरल मेनिंजाइटिस का संकेत देती है? अगर हम मान लो CSF की फाइंडिंग करें, CSF में एक टेस्ट लगाएं, ऐसा कुछ हमें रिपोर्ट मिले इनमें से, तो इनमें से ऐसा कौन सा रिपोर्ट होगा जो हमें सजेस्ट करेगा कि वायरल मेनिंजाइटिस है? ठीक है, वो भी CSF का, ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का। क्या हाई न्यूट्रोफिल्स या लो ग्लूकोज दिखाई देगा तो ये संकेत करेगा वायरल मेनिंजाइटिस का। हाई लिम्फोसाइट नॉर्मल ग्लूकोज, ये देगा संकेत वायरल मेनिंजाइटिस का। हाई इसोनोफिल लो ग्लूकोज, ये संकेत देगा वायरल मेनिंजाइटिस का। या हाई न्यूट्रोफिल या हाई ग्लूकोज, ये संकेत देगा वायरल मेनिंजाइटिस का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये CSF से रिलेटेड। CSF में अगर हम बात करें फाइंडिंग्स की, अगर हमें हाई लिम्फोसाइट और ग्लूकोज अगर नॉर्मल मिल रहा है तो ये संकेत देगा वायरल मेनिंजाइटिस का। ठीक है, हाई लिम्फोसाइट नॉर्मल ग्लूकोज वायरल मेनिंजाइटिस सो लिम्फोसाइट्स प्रीडोमिनेंस विद नॉर्मल ग्लूकोज इन CSF। वायरल मेनिंजाइटिस में CSF में लिम्फोसाइट्स अधिक होते हैं और ग्लूकोज नॉर्मल होता है। ठीक है, तो मैं बात करूं अगर वायरल मेनिंजाइटिस की, इसके लक्षण के बारे में, तो हाई लिम्फोसाइट्स दिखेंगे लेकिन ग्लूकोज जो लेवल होगा वो नॉर्मल होगा। ये क्लियर है बात? आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन सुनो। Which method is commonly used to detect prion disease post-mortem? ठीक है, प्रियन रोगी की मृत्यु के बाद पहचान के लिए कौन सी विधि सामान्यतः उपयोग होती है? ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति या पेशेंट है, ठीक है, जो वायरस से इन्फेक्टेड हो, प्रियन से इन्फेक्टेड हो, प्रियन डिजीज से इन्फेक्टेड हो, ठीक है, उसका अगर हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं तो उसमें पोस्टमार्टम में उसको प्रियंस की पहचान के लिए, प्रियंस डिजीज की पहचान के लिए कौन सा विधि उपयोग करते हैं? क्या एलाइजा उपयोग करते हैं, ब्रेन बायोप्सी विद इम्यूनोस्टेनिंग उपयोग करते हैं, कल्चर उपयोग करते हैं, ब्लड स्मीयर? देखो हमने अभी शुरू से आपको पढ़ाते आ रहे हैं कि प्रियंस क्या करता है सर, ब्रेन में स्पॉन्जेस बना देता है। तो ब्रेन बायोप्सी कर लेंगे विद इम्यूनोस्टेनिंग, तो ये सिंपल सी बात हो जाएगी, हम डिटेक्ट कर सकते हैं प्रियन डिजीज फॉर पोस्टमार्टम। ठीक है, ब्रेन बायोप्सी विद इम्यूनोस्टेनिंग, प्रियन डिजीज लाइक CJD आर कन्फर्म्ड विया ब्रेन टिश्यू स्टेनिंग विद प्रियन प्रोटेक्शन डिटेक्शन। ठीक है, प्रियन रोगों में पुष्टि के लिए ब्रेन बायोप्सी और इम्यूनोस्टेनिंग से की जाती है। ये चीज़ ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। Which test is used to diagnose measles in early infection? measles के प्रारंभिक संक्रमण की पहचान के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? अगर हमें measles पहचानना हो, उसकी अर्ली इन्फेक्शन की पहचाननी हो, अर्ली इन्फेक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो, इनमें से कौन सा टेस्ट लगाएंगे measles के अर्ली इन्फेक्शन के लिए? IgG एंटीबॉडी एलिजा, IgM एंटीबॉडी एलिजा, कल्चर ऑन चॉकलेट अगार या RT-PCR फॉर रूबेला वायरस? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमको डायग्नोस करना है measles यानी खसरा के अर्ली इन्फेक्शन के लिए हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे? IgM एंटीबॉडी एलाइजा लगाएंगे। ठीक है, IgM अपीयर्स अर्ली इंडिकेट्स रिसेंट measles इन्फेक्शन। IgM प्रारंभिक संक्रमण में बनता है और measles की पुष्टि करता है। मैं जब भी आपको एंटीबॉडीज पढ़ाया था तो आपको बताया था कि प्राइमरी इन्फेक्शन में, अर्ली इन्फेक्शन में IgM अपीयर्स होते हैं, सबसे भारी होता है IgM, सबसे भारी होता है। कैसा होता है नेचर में? पेंटामर होता है। ठीक है, पेंटामर होता है और कहाँ पाया जाता है? अर्ली इन्फेक्शन में। तो IgM याद रखना, कौन सा? measles की अर्ली इन्फेक्शन डिटेक्शन के लिए IgM एंटीबॉडी एलाइजा करते हैं। डिटेक्शन फॉर HBV DNA इज डन बाय विच टेक्निक? HBV DNA की पहचान किस तकनीक से की जाती है? ठीक है, HBV DNA की पहचान किस टेक्निक से की जाती है? क्या एलाइजा से करते हैं, RIA से करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट से करते हैं या PCR से कहते हैं? तो हम जब भी बात कर रहे होंगे HBV DNA की, तो HBV DNA को हम कैसे पहचानते हैं? हम PCR द्वारा पहचानते हैं। ठीक है, PCR एम्पलीफाइज वायरल DNA एंड कंफर्म्स ऑन गोइंग HBV इन्फेक्शन। PCR HBV के DNA को बढ़ाकर सक्रिय संक्रमण की पुष्टि करता है। ये चीज़ ध्यान रखना, हमें HBV DNA डिटेक्ट करना हो तो हम कौन सा टेक्निक यूज़ करेंगे? हम टेक्निक यूज़ करेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR। ठीक है, क्या करता है ये? PCR एम्पलीफाई कर देता है वायरल DNA को और कंफर्म कर देता है ऑनगोइंग HBV इन्फेक्शन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनो, अगेन अच्छा क्वेश्चन है। व्हिच स्टैनिंग मेथड कैन डिटेक्ट साइटोमेगैलो वायरस CMV इंक्लूजन बॉडीज? कौन सा धब्बा या स्टैंड जो साइटोमेगैलो वायरस इंक्लूजन बॉडीज की पहचान करता है, CMV वायरस की पहचान करता है? इनमें से ऐसा कौन सा स्टैनिंग मेथड है जो डिटेक्ट कर लेगा साइटोमेगैलो वायरस को, CMV को, इसकी इंक्लूजन बॉडीज को? तो कौन सा स्टैनिंग है सर? वो स्टैनिंग है हेमाटोक्सिन एंड इयोसिन HNE। ठीक है,
CMV इंक्लूजन, जिसको हम बोलते हैं ऑल आई अपीयरेंस, जैसे आपने उल्लू देखा होगा ना, उल्लू का ऐसा बड़ा फेस होता है, उनमें ऐसे एक बड़ी सी चोंच होती है और दो बड़े बड़े आँख होते हैं उल्लू के, ठीक है। तो ऐसे बड़े बड़े आँख होते हैं, ऐसा कुछ इंक्लूडन बॉडी दिखती है साइटोमेगालोवायरस की, ठीक है। तो CMV इंक्लूजन, जिसको हम बोलते हैं ऑल आई अपीयरेंस, आर विजिबल विद H&E स्टेनिंग। H&E स्टेनिंग में CMV इंक्लूजन बॉडीज आउल आई के रूप में दिखाई देती हैं, ठीक है, उल्लू की आंखों जैसी बिल्कुल दिखाई देती हैं। अगला क्वेश्चन सुनो, मैंने अभी शुरू में ये बताया था कि जैंक स्मेयर बनाते हैं, तो जैंक स्मेयर इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ, जैंक स्मेयर किस रोग के निदान के लिए होता है? हर्पीस सिम्प्लेक्स एंड वेरिसेला, इन्फ्लुएंजा, मेजल्स या रेबीज। तो हम जैंक स्मेयर किसके लिए बनाते हैं? हर्पीस सिम्प्लेक्स और वेरिसेला के लिए, ठीक है। जैंक स्मेयर सो मल्टी न्यूक्लिएटेड जैंट सेल, यानी एक बड़ा सा सेल, उसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड जैंट सेल डायग्नोसिस इन HSV एंड VZV वायरस, ठीक है। इस स्टेट में बहुनाभिकीय कोशिकाएं दिखती हैं जो HSV VZV संक्रमण का संकेत होती हैं। तो जैंक स्मेयर भी याद रखना। फॉर विच वायरस द डम्ब रेबीज क्लिनिकल प्रेजेंटेशन सीन, कौन से वायरस में डम्ब रेबीज लक्षण पाए जाते हैं? ठीक है सर, डम्ब रेबीज लक्षण किस क्लिनिकल प्रेजेंट होते हैं? कौन से वायरस? क्या इन्फ्लुएंजा, रेबीज, जीका वायरस। अब हम बात करें रेबीज, तो रेबीज सिंपल सी बात है, मैं रेबीज वायरस में ही दिखाई देंगे। डम्ब रेबीज हो, कैसी भी रेबीज हो, वो रेबीज वायरस से ही इन्फ्लेटेड हो गया। ऐसा थोड़ी है कि HIV से पेशेंट संक्रमित हो, उसके अंदर हमें डम्ब रेबीज लक्षण दिखाई दे रहा हो, नहीं, रेबीज लक्षण है तो सिंपल सी बात है, मैं रेबीज के अंदर दिखाई देगी। डम्ब रेबीज लैक हाइड्रोफोबिया एंड प्रेजेंट विद पैरालिसिस, ठीक है। देखो, जब रेबीज होती है, नॉर्मल रेबीज की हम बात करते हैं, उसका सबसे बड़ा लक्षण क्या है सर? हाइड्रोफोबिया, ठीक है। हाइड्रोफोबिया यानी पेशेंट जो होता है वो पानी से डरता है, पेशेंट को जल से डर लगता है। अब डम्ब रेबीज ऐसा है, जो डम्ब रेबीज को हिंदी में बोल सकते हो मूर्ख रेबीज। मूर्ख रेबीज यानी इसके अंदर क्या? हाइड्रोफोबिया ही नहीं पाया जाएगा, जो रेबीज का मेन लक्षण है वही लैक कर जाएगा, लेकिन हाइड्रोफोबिया नहीं पाया जाएगा। लेकिन क्या होगा? पेशेंट में पैरालिसिस पाई जाएगी, यानी लकवा मार जाएगा, ठीक है। तो डम्ब रेबीज में जल से डर नहीं होता, लेकिन लकवा होता है, लेकिन है तो रेबीज ना, तो रेबीज जो होगा वो रेबीज वायरस से ही वायरस से संक्रमित होगा। ये सिंपल सी बात हो गई, ठीक है। Which lab test confirms congenital rubella syndrome in a newborn? नवजात में जन्मजात रुबेला की पुष्टि किस जांच से की जाती है? हमने बात की रुबेला वायरस नियोनेटल्स में पाए जाते हैं, तो कौन सा लैब टेस्ट कंफर्म करेगा कॉन्जेनाइटल रुबेला सिंड्रोम इन अ न्यूबॉर्न? ठीक है, क्या IgG रुबेला, IgM रुबेला, VDRL या मोनोस्पॉट? तो हमने अभी थोड़ी देर पहले एक आपको कॉन्सेप्ट बताया कि हम बात कर रहे हैं अगर प्रारंभिक टेस्ट अगर हमें करनी हो बीमारी के लिए, तो सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी दिखती है सर? सबसे भारी वाली दिखेगी, IgM एंटीबॉडी दिखेगी, तो IgM रुबेला टेस्ट कर लेंगे, सिंपल सा बात, इजी क्वेश्चन। प्रेजेंस ऑफ रुबेला स्पेसिफिक IgM इन न्यूबॉर्न्स कंफर्म्स कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन। नवजात में रुबेला IgM की मौजूदगी जन्मजात संक्रमण की पुष्टि करती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, रुबेला सिंड्रोम, अगर हमें कॉन्जेनिटल रुबेला सिंड्रोम पता करना हो न्यूबॉर्न्स के अंदर, तो हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे? IgM रुबेला लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनो, व्हिच वायरस इन्फेक्शन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद हाइड्रोप्स फिटालिस? ठीक है, हाइड्रोप्स फिटालिस किस वायरस संक्रमण में सबसे अधिक जुड़ा होता है? मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोप्स फिटालिस एक बीमारी है, ये किस वायरस इन्फेक्शन से मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड होता है? ठीक है, क्या पैरवोवायरस B19 से, रुबेला, CMV या जीका? तो राइट आंसर इज ए, पैरवोवायरस B19, ठीक है। इट कॉज फीटल एनीमिया, हार्ट फेल्योर, जो कि होता है हाइड्रोप्स फिटालिस, ठीक है, यह भ्रूण में एनीमिया और हृदय विफलता उत्पन्न करता है, जिससे हाइड्रोप्स होता है। तो पैरवोवायरस B19 जो होता है ये हाइड्रोप्स फिटालिस से अटैच्ड होता है। अगला क्वेश्चन सुनो, अगेन अच्छा क्वेश्चन, विच वायरस कॉज मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंसाइटल सेल्स इन लंग? ठीक है, कौन सा वायरस फेफड़ों में मल्टी न्यूक्लिएट सिंसियल सेल्स बनाती हैं, कोशिकाएं बनाती हैं? ठीक है, RSV रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, इन्फ्लुएंजा, राइनो, एडिनो। सिंपल सी बात है, तीन ऑप्शन हटा दो, सिंसाइटल बना रही हैं तो सिंसियल सेल हम कहाँ मिला लेंगे? सिंसियल से, तो RSV इसका राइट आंसर हो जाएगा। RSV इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी एपिथेलियम एंड इंक्लूड्स सिंसिटियम फॉर्मेशन। ठीक है, RSV सांस की कोशिकाओं को संक्रमित करके मल्टी नाभिकीय कोशिकाएं मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स बनाती हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंसियल कोशिकाएं कहाँ बनेंगी? तो मल्टी न्यूक्लिएट सिंसियल कोशिकाएं कहाँ बनेंगी? RSV में, रेस्पिरेटरी सिंसियल वायरस में। ठीक है, विच वायरस कैन बी डायग्नोज बाय HBsAg टेस्ट? सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, पर रिपीटेड होता है। ठीक है, HBsAg हम किसके लिए करते हैं? हेपेटाइटिस बी के लिए। ठीक है,
HBsAg सरफेस एंटीजन अपीयर्स इन अर्ली स्टेजेस ऑफ HBV इन्फेक्शन। HBsAg संक्रमण के शुरुआती चरण में हेपेटाइटिस बी की पुष्टि करता है। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से वही क्वेश्चन CJD के बारे में। अच्छा क्वेश्चन है, प्रियोन्स का एक अच्छा डिजीज है CJD, ठीक है। Which test specific for confirming Creutzfeldt-Jakob's disease CJD, क्रूज़फेल्ड-जैकोब रोग की पुष्टि के लिए कौन सी विशेष जांच की जाती है? क्या CSF और IgG इंडेक्स लगाते हैं, EEG एंड ब्रेन बायोप्सी करते हैं, सीरम प्रियोन एलिजा करते हैं, मोन्टॉक्स टेस्ट करते हैं? मोन्टॉक्स तो हटा दो, इसके लिए ट्यूबरकुलोसिस का स्किन टेस्ट है। फिर बचा क्या सर? प्रियोन्स CJD में। अच्छा बताओ क्या इफेक्ट होता है? ब्रेन इफेक्ट होता है। ब्रेन कैसा हो जाता है सर? स्पॉन्जी हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, हम ब्रेन बायोप्सी करेंगे, EEG कर लेंगे और ब्रेन बायोप्सी कर लेंगे। EEG shows periodic sharp waves and biopsy confirms prion related spongiform changes। EEG में विशेष तरंगे और ब्रेन बायोप्सी में स्पॉन्जिफॉर्म परिवर्तन CJD की पुष्टि करते हैं। तो ये थे आपके, अब तक हमने टोटल 200 क्वेश्चन करा दिए सर माइक्रोबायोलॉजी में। बेहतरीन तरीके से बैक्टीरियोलॉजी भी खत्म कर दी, वायरोलॉजी भी खत्म कर दी। आगे के लेक्चर्स में हम क्या करेंगे? पैरासाइटोलॉजी खत्म करेंगे, माइकोलॉजी खत्म करेंगे, इम्यूनोलॉजी खत्म करेंगे। आपका बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा माइक्रोबायोलॉजी। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, मेरी गारंटी है। बेसिक से लेके एडवांस तक सारे क्वेश्चन करा रहे हैं। आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कर देना, साथ में कमेंट में फीडबैक दे देना। कोई सुधार चाहिए, कोई स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जो आपको टॉपिक कठिन लगते हो तो वो भी बता देना, मैं बना दूंगा, ठीक है। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो उसकी टेंशन की बात नहीं है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।